Good evening. We're sitting here in JNU at Delhi's Jawaharlal Nehru University. Behind us is the Sabarmati Dhaba, and we're sitting here with Vinod. Vinod is one of the BAPSA, the Birsa Ambedkar Phule Students Association Central Panel candidates. हम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बैठे हैं. हमारे पीछे साबरमती ढाबा है. हम इधर बैठे हैं विनोद के साथ. विनोद बिरसा अम्बेडकर फूले स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सेंट्रल पैनल के कैंडिडेट हैं. हम उनसे और सेंट्रल पैनल के बापसा के जो तीन अलग और कैंडिडेट हैं उन तीनों से बात करेंगे. लास्ट ईयर, इफ यू रिमेंबर, वी हैड डन दिस सीरीज ऑफ इंटरव्यूज विद the BAPSA Central Panel of Candidates. If our viewers remember, this was a historic fight that BAPSA candidates had done last year. This year again, if you have seen on Facebook, if you've seen on Twitter, on Instagram, there are some amazing posters. आपने देखा होगा बहुत कमाल के posters हैं. कैंपेनिंग चल रही है जोर शोर से. लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे. We want to talk to these panel members. We want to talk to BAPSA about their fight. We want to talk to BAPSA about their organization, what it means to be a marginalized student in this campus, what it means for unity of the oppressed. उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है जब oppressed तबके से लोग आके पॉलिटिक्स करते हैं? क्या होता है जब वो लीडरशिप पोजीशंस में जाना चाहते हैं? कैसे संघर्ष उनको झेलना पड़ता है और क्या फाइट उनको करनी पड़ती है? टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड मोर विल हैव विद अस दीज 4 सेंट्रल पैनल कैंडिडेट मेंबर्स. बट हम शुरू करेंगे विनोद से. विनोद, अपने बारे में हम थोड़ा सा बताएं. आप कैसे अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में आए? आप कहाँ से हैं? आपने कैसे इस कैंपस में आपने क्या महसूस किया है? क्या देखा है आपने JNU में? थोड़ा सा बताएं. मैं विनोद कुमार, बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन का एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी रहा हूँ, जिसमें उस समय चिन्मय, बाल गंगाधर, गोवर्धन, संदीप भूमिया, मनीषा मेश्राम और जय बाल और तमाम स्टूडेंट्स थे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से ही थे, जो इंडिया के अक्रॉस, मतलब जो इंडिया के हर कोने कोने थे. तो हम लोगों ने बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन बनाया था उस टाइम पे 2014 में. तो मैं बेसिकली बलिया गांव है, काकोरी में, जो लखनऊ के पास पड़ता है, यूपी से, वहाँ से आता हूँ. बेसिकली मेरी फैमिली जो है वो एक लेबर एग्रीकल्चर लेबर फैमिली है और हमारे पास बस ये 2-3 बीघे खेती है. तो वैसे मतलब शुरू से ही बहुत प्रॉब्लम रही है. वो बचपन से ही चाहे वो एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम हो या डे टू डे लाइफ की जो भी मतलब प्रॉब्लम झेलता है उससे, वो मैं झेला हूँ. कि मुझे बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं बचपन के कि जैसे जब मैं क्लास 6 या 7 में पढ़ने के लिए जाता था, तो फिर मुझे समर वेकेशन में ये मैंगो गार्डन में काम करना पड़ता था, मतलब कि ताकि कुछ शर्ट्स या पैंट्स वो या कुछ किताबें मिल सकें, लाइक आउट ऑफ दैट. तो इस तरीके से मतलब मेरा 12th तक यही सिलसिला शुरू रहा कि काम करना है एक साइड और दूसरी साइड पढ़ाई भी करना है. तो वो बहुत ही जो मतलब स्कूलिंग था वो बहुत ही स्ट्रगलिंग था लाइक. और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया, तो ग्रेजुएशन में मेरी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई. ना तो प्रॉपर, क्योंकि LU लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाना होता था और मेरा गांव जो था घर वो काफ़ी दूर था. तो वहाँ से बस जाती थी, लेकिन बस में मतलब जो है बस का भाड़ा भी जो था ना वो शुरू हो जाता था. तो डेली रेगुलर जा भी नहीं पाता था और कभी कभी मतलब क्लास करने के लिए भले ही साइकिल से चला जाता था. और घर में इतनी प्रॉब्लम होती थी कि घर वाले बोलते थे कि मतलब अभी तुम बस पढ़ रहे हो, अभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अभी कुछ काम करो, कुछ नहीं करो. लेकिन दोस्तों का सपोर्ट मिला और मैं कैसे भी करके ग्रेजुएशन कर लिया, डिग्री मिल गई, लेकिन मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया. क्या पढ़े थे आप? ग्रेजुएशन में मेरा BA था. लाइक BA में मेरे सब्जेक्ट थे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, AIS, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. तो वहाँ करके जैसे 3rd क्लास में पास किया. लेकिन उसके बाद फिर मतलब दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहा था, उनकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया. और इसमें मेरे छोटे भाई का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है
मेरी वजह से ही उसकी शायद स्कूलिंग छूट गई पढ़ाई, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम देख करके घर में मतलब जो है उसने फिर थोड़ा अपना काम करना शुरू कर दिया। घर की जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दिक्कत थी, जो भी जरूरत थी, उसने उस पर फोकस किया इसकी वजह से, और उसने बहुत सपोर्ट किया। तो दोस्तों का सपोर्ट और मेरे भाई का सपोर्ट, मेरा छोटा भाई उसका सपोर्ट, मतलब उसके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक जेनू जैसे इंस्टीट्यूशन में आ पाया। तो ग्रेजुएशन के बाद मैं गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर हॉस्टल मिला और वहाँ पर मेरा दोस्त है उमेश कुमार, और वो मतलब जो उसने भी बहुत मदद की। मतलब हम उमेश और बचपन से ही क्लास 9 से अभी तक साथ में है, और यहाँ पर भी वो हमारे साथी हैं। मैं सेम सेंटर में, सेंटर फॉर बेस्ट एशियन स्टडीज़ और SIS, यहाँ आप कौन से सेंटर में? सेंटर फॉर बेस्ट एशियन स्टडीज़ SIS। तो उसके बाद जो मेरा मास्टर्स हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, वो बहुत अच्छा रहा। लाइक वहाँ से मतलब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा लिखा, और टिल माई मास्टर्स इवन बहुत मुश्किल था मतलब मेरे लिए ये इंग्लिश में पढ़ना या लिखना, लेकिन मैं मास्टर के टाइम पे इतना अच्छा वर्क किया, या दोस्तों ने मदद की, और वहाँ के टीचर्स लोग भी इतने कोऑपरेटिव थे, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया कि देन आई वॉज एबल टू राइट एंड रीड इन इंग्लिश। तो वहाँ से उसके बाद फिर मैंने वो इंग्लिश में एग्ज़ाम्स लिखे और अच्छे ग्रेड के साथ मैं पास हुआ। मेरा फर्स्ट क्लास ग्रेड आया उसमें, और उसके बाद फिर यहाँ का एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस का एग्ज़ाम 2013 में, और मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल गया। तो इस तरीके से मेरा जर्नी यहाँ तक की ये है। तो मैं उसका क्रेडिट मैं अपने दोस्तों और अपने भाई को देना चाहता हूँ। और यहाँ आने के बाद जो एक मतलब एस्पिरेशंस था, या फिर जो सोच के आया था, तो अच्छा लगा। लेकिन जो भी है जेनू का एक्सपीरियंस अच्छा लगा, और यहाँ पर ये बहुत अच्छे दोस्त मिले, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। और फिर जाके अम्बेडकर पॉलिटिक्स में मेरा जो इंटरेस्ट था वो लाइक बचपन से ही था। बचपन से ही इसलिए था क्योंकि ऐसे गांव से आते हैं, ऐसे समाज से आते हैं कि वहाँ पर अम्बेडकर मतलब जो है वो सबको याद है, भले ही उनके थॉट या फिर उनके जो आइडियाज़ हैं, जो उनके व्यूज़ हैं, वो भले ही किसी को ना पता चले, बट अम्बेडकर एज एन आइकन वो सभी लोग जानते हैं। तो फिर जो भी ये लाइक ब्राह्मणवादी मतलब जो फोर्सेस है, या फिर मतलब ये कास्टिज़म या फिर कास्ट कैसे प्रैक्टिस होती है, ये सब वो विजिबल है गाँव में। और मैं इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे लगता है मैं बहुत पहले ही कॉन्शियस था कि किस तरीके से गांव में एक पार्टिकुलर कास्ट माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी पूरे गांव को कैसे डोमिनेट करते हैं। देखिए ठाकुर दे आर द डोमिनेटिंग कास्ट इन विलेज, तो उनका परसेंटेज सिर्फ लाइक 10%, लेकिन ऑल द इकोनॉमी और जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सब डोमिनेटेड बाय देम। तो मुझे बहुत बुरा लगता था जब बचपन में मैं देखता था कि हमारे मोहल्ले में कोई कब्बा कास्ट आता है, वो सबको इंस्ट्रक्शन देता है, और लोग ऐसे ही निकल के बाहर जाते हैं कि ऐसा लगता है कोई मसीहा आ गया, या फिर वो जो भी बोल रहा है वो सुन रहे हैं, जिसको भी गालियाँ दे रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो किसी को मतलब जो है हिम्मत नहीं होती थी, तो मतलब जो उनके रिएक्शन से कोई बोले। तो इस तरीके का सिचुएशन आती है, ऐसा नहीं है कि आज बहुत कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन आती है। तो वो सारा जो भी एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस अगर जो शेयर करूँ तो फिर मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाएगा कि मतलब इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, इतनी सारी मतलब जो है घटनाएँ हैं, जिनको अगर जो मैं याद करूँ या फिर बताऊँ शायद रात बीत जाए, दिन बीत जाए। तो फिर इस तरीके से मतलब जो है मैं जेनू तक पहुँचा। JNU में आने के बाद आप जो कह रहे थे आप बादशाह के एक फाउंडिंग मेंबर है, बादशाह आप लोगों ने फॉलो क्यों किया? यहाँ पर आने के बाद मैं पहले से ही बहुत लाइक बहुत इंटरेस्टेड था कि मतलब इस तरीके का डिस्कोर्स आए, और इसलिए नहीं इंटरेस्टेड था कि हमको एक पॉलिटिकल एक्टिविज़म करना है या पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करना है, या कोई शौक या प्रोफेशंस के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगा यहाँ पर कुछ लोग मिले
जो जिनका सेम दर्द, सेम एक्सपीरियंस, सेम फीलिंग था, वो लोग मिले, उनके बीच हम लोगों का जब डिस्कशन हुआ तो एक ऑर्गेनिक यूनिटी डेवलप। तो जब उन लोगों से मिलने के बाद फिर मैं देखता हूँ लाइक कि किस तरीके से इस कैंपस में एक पॉलिटिकल आइसोलेशन है। जैसे हाँ, ये पॉलिटिकल आइसोलेशन की जब 2013 में आया तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्लोगन लगता था लाइक कि जेएनयू लाल है, लाल रहेगा, जेएनयू की लाल मट्टी में, वगैरह वगैरह। तो लाल के अलावा कुछ ऐसा था नहीं। तो वो भी, और वहाँ पर ना तो जो भी मुझे लगता है जो सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम है दैट इज़ कास्ट, उसके बारे में कुछ डिस्कशन भी नहीं है। इवन यहाँ के लोग मतलब देखा है कि अम्बेडकर को किस तरीके से लेते हैं, यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है पार्टिकुलरली डोमिनेटेड बाय लेफ्ट, उनके अंदर किस तरीके से मतलब वो देखते हैं ये कास्ट के इशू को या अम्बेडकराइट डिस्कोर्स को। तो मुझे लगा इसमें जो है ये हमारा पॉलिटिक्स नहीं है। तो फिर इस तरीके का मतलब जो पॉलिटिकल आइसोलेशन था, तो फिर उसने लाइक ये इंस्पिरेशन दिया लाइक ये तो कोई नई चीज़ नहीं है कि बादशाह खड़ा हो गया और बादशाह खड़ा हो गया और ये कोई नया चीज़ हो गया। जो अम्बेडकर डिस्कोर्स है या जो एंटी कास्ट मूवमेंट है वो बहुत पहले का है। तो फिर उसी के लेगेसी को बढ़ाते हुए हम मतलब जो है इस कंट्री के कोने कोने से आए हुए लोग, चाहे वो चिन्मय हो उड़ीसा से, चाहे वो जयपाल हो ये तमिलनाडु से, या गंगाधर हो ये यूपी से, या फिर संदीप नुनिया हरियाणा से, तो इस तरीके से मतलब जो है हर कास्ट और कम्युनिटीज़ जो ऑप्रेस कम्युनिटीज़ हैं वो लोग साथ में आए और उन लोगों ने बापसा फॉर्म किया और वहाँ से हम लोगों का ये पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई। आप लोग ये इलेक्शन लड़ रहे हैं बाक्सा सेंट्रल पैनल, इस मसले में हमारा दो सवाल था। एक तो आप लोगों आपका विज़न एक बताएं, अगर आप जीते तो आप क्या बदलाव देखेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आपके एजेंडा इस कैंपस में। एजेंडा के बारे में अगर जो बात करें तो पहला तो ये अगर जो ब्रॉडर लेवल पर एक आइडियल लेवल पर देखें तो कि मतलब किस तरीके का एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स इस कैंपस में और खड़ा कर सकते हैं। जो एंटी कास्ट मूवमेंट, जो एक ऑप्रेस कम्युनिटीज़, जो यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस हम लोग एक डिस्कोर्स के साथ बात करते हैं, तो वो किस तरीके से इस कैंपस में इस्टेब्लिश हो और वो किस तरीके से बाहर के जो भी ऑप्रेस के मोमेंट चल रहे हैं उनको किस तरीके से यूनाइट करें। पहला मैं मानता हूँ पहला जो हमारा मतलब जो विज़न है वो यही है कि आजकल जैसे कि किस तरीके से अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है और कैसे अप्रोप्रिएट किया जाता है कि अगर जो आप एबीवीपी के खिलाफ बोल रहे हैं तो एबीवीपी बोलेगा या फिर राइट विंग बोलेगा कि ये जो है लेफ्ट है या न्यू लेफ्ट, और अगर जो आप लेफ्ट के खिलाफ बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि ये जो है आरएसएस के स्टूल्स है या फिर मतलब ये बीजेपी की दलाल। तो मैं बताना चाहता हूँ ये ऐसे ही पॉलिटिक्स चलेगा। अगर जो एक ऑटोनोमस मूवमेंट डेवलप नहीं होगा तो आपका अप्रोप्रिएशन किसी भी साइड से हो सकता है। तो एक ये मैसेज भी देना चाहते हैं अक्रॉस द कंट्री, जो भी एंटी कास्ट मूवमेंट हो या जो भी ऑप्रेस के मूवमेंट हो, कि जो भी यूनिटी बने वो ऑप्रेस की यूनिटी बने, ना कि किसी चीज़ में अप्रोप्रिएट। कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस द कंट्री, तो वो किस तरीके से दूसरी पार्टी से अलाइंस करके किस तरीके से अपनी इंडिविजुअल जो ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी है उसको किस तरीके से खो देते हैं और किस तरीके से उनको लेबल कर दिया जाता है कि या तो ये राइट है या तो लेफ्ट है। तो एक ऐसा डिस्कोर्स ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, बल्कि वो मुझे लगता है अम्बेडकराइट। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैं समझता हूँ कि अम्बेडकराइट डिस्कोर्स इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द इंडियन सोसाइटी। तो ना हम उसके लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं और ना राइट के साथ जोड़ते हैं। तो मुझे भी ये विश्वास है कि मतलब जब तक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस मूवमेंट नहीं बिल्डअप होगा तब तक किसी भी तरीके का मूवमेंट खड़ा हो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। तो ये एक विज़न है कि किस तरीके से एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ मूव करें। तो
जब हम ऑपरेस्ट बोलते हैं तो ऑपरेस्ट में कोई पार्टिकुलर कास्ट कम्युनिटीज़ नहीं, बल्कि वो हर ऑपरेस्ट लाइक वो इस पॉलिटिकल सिस्टम का एज वेल एज सोशल सिस्टम का विक्टिम है, मार्जिनलाइज जो कि मार्जिनलाइज।